नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरआरबी, एनटीपीसी, पीवाईक्यू जीके जीएस के लेक्चर नंबर 3 में। तो हमने अब तक 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग। तो अब आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी आए हुए हैं पहले के एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, टेक्निकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बी टेक्निकल स्टडी ऑफ केमिकल इन द बॉडी, इन्फ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन एटोनॉमी, और ऑप्शन डी है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं उसमें यूज़ करते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करके हम कुछ अपने इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जैसे इसके कुछ ब्रांच हैं वो देख लेते हैं। 4 मेन ब्रांच है इसके। रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है, मेडिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो HIV के हाइब्रिड वैरायटी के HIY जो क्रॉप्स होते हैं हाइब्रिड वैरायटी के, वो सारे के सारे इस ग्रीन टेक्नोलॉजी में आते हैं। और जो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आता है, जैसे बायोफ्यूल्स बन रहा है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं आजकल, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वाइट बायोटेक्नोलॉजी में। जो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है वो किस में आएगा, मैरीन और एक्वेटिक एप्लीकेशंस में। तो कुछ ये एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो कोई भी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। जैसे इसमें है, द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, जिसमें बायोस का मतलब है लाइफ और टेक्निकोस का मतलब है स्किल। तो यहाँ से मिलकर ग्रीक वर्ड है बायोस और टेक्निकोस, इसी से मिलकर बायोटेक्नोलॉजी बना हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डिबगिंग कौन सा प्रोसेस है या क्या प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, रोलिंग आउट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ऑप्शन सी दे रखा है, चेकिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ऑप्शन डी दे रखा है, चेकिंग द डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेकिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर है तो उसको चेक करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। ये क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। जैसे इसमें कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो जो बग है वो क्या है, उसको हम एक एरर कहते हैं, या फिर एक कमी है किसी प्रोग्राम में, उसको हम कहेंगे क्या, बग कहेंगे। एक पैच है, ये क्या है, ए फिक्स फॉर अ बग और अ वल्नरेबिलिटी, मतलब कोई एक कमी है उसके लिए अगर हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पैच कहेंगे। और फिर जो हॉट फिक्स है वो क्या है, एक इमीडिएट फिक्स है फॉर ए क्रिटिकल बग, मतलब समझ लीजिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बग है, उसको हम तुरंत फिक्स करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कुछ समय के लिए टेम्प्रोरी फिक्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉट फिक्स कहेंगे। और एक वर्ड आता है डिबगिंग और टेस्टिंग। तो इन दोनों के बारे में अंतर जानना ज़रूरी है। तो जैसे टेस्टिंग में ये होता है कि हम केवल प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टेस्ट करके उसको फिक्स नहीं करते हैं, वो फिर हम वैसे ही टेस्ट करके प्रोग्राम को बता देंगे कि हाँ यहाँ पे कमी है, और उसके बाद से उसको छोड़ देंगे। वहीं जो डिबगिंग में है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को फाइंड भी करते हैं और उसके बाद से प्रोग्राम को फिक्स भी करते हैं कि वो प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो जाए और हमारा सॉफ्टवेयर मतलब अच्छे से काम करना चालू कर दें। तो इसको हम डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 103rd मतलब 103वां एनुअल इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन, मतलब 103rd जो इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस था उसको कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर। तो मैसूर में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में ही इस एनुअल साइंस कांग्रेस
वो आयोजित किया गया था। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो ये 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक 2016 में आयोजित किया गया था। और इसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिजीनियस डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये किसके द्वारा इनागुरेट किया गया था? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रोग्राम इनागुरेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ अ सॉलिड आयोडीन इज। तो सॉलिड जो आयोडीन है उसका कलर कौन सा है या फिर क्या है? तो ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी कलरलेस है, ऑप्शन सी पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक है, या फिर रेडिश ब्राउन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। तो जो सॉलिड आयोडीन है उसका कलर होता है पर्पल ग्रे होगा, या फिर वो ग्रे से ब्लैक होगा। तो जैसे अगर जो सॉलिड आयोडीन है वो शाइनी अपीयर होता है ग्रेस ब्लैक क्रिस्टल का, और किसी सर्टेन लाइट कंडीशनिंग में वो थोड़ा सा वॉयलेट ब्लैक हो जाता है या फिर पर्पलिश हो जाता है, काले रंग का रहेगा थोड़ा, लेकिन डार्क पर्पल टाइप का रहेगा। और जो आयोडीन है ये एक यूनिक सब्सटेंस बन जाता है बिकॉज क्योंकि ये सब्लिमेट्स की तरह काम करता है। सब्लिमेट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, असल में पहले जान लेते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन जैसे एक प्रोसेस होता है जिसमें असल में जो सॉलिड है वो क्या करता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। जैसे अगर हम पानी ले लेते हैं तो उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो अगर पहले अगर बर्फ़ ले लेते हैं तो उसको अगर हीट करेंगे हम या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में कम कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद से क्या किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और जो आयोडीन है ये एक टाइप का सब्लिमेट है, मतलब जो ये सब्सटेंस है इसी को सब्लिमेट कहते हैं, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही कह रहा है, इट टर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वॉयलेट कलर्ड गैस व्हेन हीटेड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। बिना लिक्विड बने ही डायरेक्ट ये कैसे वॉयलेट कलर्ड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मौर्य डायनेस्टी थी उसकी लास्ट रूरल कौन थे? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोका, बृहदर्थ, और ऑप्शन डी सतधनवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहदर्थ। जो बृहदर्थ थे वो एसेसिनेट किए गए किसके द्वारा? जो उसके खुद ही कमांडर इन चीफ थे, सेनापति पुष्यमित्र शुंगा, एक मिलिट्री परेड के दौरान। और इसी असैसिनेशन के बाद से जो मौर्य डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई और पुष्यमित्र जो शुंगा रूलर थे वो शुंगा डायनेस्टी की स्थापना किया। तो चलिए क्रोनोलॉजी देख लेते हैं मौर्य डायनेस्टी की। तो जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे और इनका रूलिंग पीरियड था 321 से लेके 297 BC तक। और ये फाउंडर थे, इन्होंने धनानंद को चाणक्य के मदद से हरा के इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। फिर उसके बाद से रूलर बने बिंदुसारा, और ये किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त के। और इन्हें अमृत घात के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज। और इन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको साउथ की तरफ एक्सपेंड किया। और इसके बाद से रूलर बने अशोका द ग्रेट, और ये इस मौर्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर रहे हैं, जिन्होंने रूल किया 273 से लेकर 232 BC तक। इन्होंने शुरुआती में बहुत ज़्यादा ही वायलेंट थे ये, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे किसमें बुद्धिज़्म को अपना लिया और एक प्रमोट किए धर्मा को और नॉन वायलेंस को। और ये बहुत स्तूपा वगैरह बनवाए और बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया अब्रॉड भी, मतलब भारत के बाहर भी। इसके बाद से रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के दशरथ, और ये क्या थे? ग्रैंड सन ऑफ अशोक थे, और इन्होंने बहुत ही स्मॉल पोर्शन में रूल किया था, ये ज़्यादा रूल नहीं कर पाए थे। और इन्होंने भी बुद्धिज़्म को फैलाया था पूरे मतलब भारतवर्ष में। उसके बाद से रूलर बने संप्रति, जिन्होंने 224 से लेकर 215 BC तक रूल किया। और ये कुणाल के बेटे थे, जो कि अशोका के बेटे थे, मतलब कुणाल अशोका के बेटे थे, और ये जो संप्रति थे ये कुणाल के बेटे थे। और इन्हें सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है फॉर स्प्रेडिंग जैनिज्म। नेक्स्ट है सालिसुका। इन्होंने बहुत ही कम समय तक रूल किया और ये बहुत कम जाने माने मतलब रूलर थे।
और पॉसिबली रूल्ड बाय ए वीकेंड एम्पायर, मतलब बहुत ही कमज़ोर एम्पायर को इन्होंने रूल किया था। फिर उसके बाद से आते हैं देववर्मन, इन्होंने 202 से लेके 195 बीसी तक रूल किया, और इनके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो ज़्यादातर पुरानी टेक्स्ट से ही मिलती हैं। फिर उसके बाद से आते हैं रूलर सत्यधनवान, और ये जो 195 से लेके 187 बीसी तक इन्होंने रूल किया, और इनके भी रूलिंग के दौरान जो मौर्यन एम्पायर था वो लगातार डिक्लाइन कर रहा था और अपना इन्फ्लुएंस भी कम होते जा रहा था। और लास्ट जो रूलर हैं वो बृहदत्त मौर्य हैं, जिन्होंने 187 से लेके 185 बीसी तक रूल किया, और ये लास्ट मौर्यन रूलर थे जो कि पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा असैसिनेट कर दिए गए, और यहीं से ही मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेव फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। मतलब अगर कोई वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो भी सेव करना है फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट को, वो किसमें या फिर कौन सा ऑप्शन है जिससे ये सेव होता है। तो ऑप्शन ए हिस्ट्री है, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर है, ऑप्शन सी फेवरेट्स है, और ऑप्शन डी सेव एज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेवरेट्स। तो एक फेवरेट्स ऐसे जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ऐसे स्टार बन के आता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी अपने आपके कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप बार बार जैसे ही ब्राउज़र खोलते हैं तो आपको वो ओपन करना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें सेव कर सकते हैं। तो उसमें सेव करने के बाद से वो लिंक उसमें पड़े रहेंगे, आप जैसे ही ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उस पर फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। और जो हिस्ट्री होता है ये प्रीवियसली विजिटेड साइट से के सारे के सारे क्या करता है, लिस्ट दिखाता है, उन्हें ये सेव नहीं करता है। बात ये ध्यान रखेंगे। और जो टास्क मैनेजर है वो दिखाता है कि सिस्टम में या फिर कहीं भी वो ब्राउज़र में कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, कौन कौन सा काम चल रहा है। और जो सेव एज फंक्शन है ये क्या होता है, एक वेब पेज को ऑफलाइन सेव करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए अगर वो लाइव पेज नहीं रहेगा, जिस कंडीशन में जिस समय आप सेव किए रहेंगे, सेम वैसा ही आप जब ऑफलाइन रहेंगे तो ओपन करेंगे तो वो आपको दिखेगा। तो ये हो गया हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, सेव एज और फेवरेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ स्थापित है, स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसे चंदेल डायनेस्टी के द्वारा 1950 से लेके 1050 सेंचुरी मतलब एडी में बनाया गया है। और ये बेसिकली हिंदुज़म और जैनिज़्म टेम्पल के लिए फेमस है, और एक ये सेंसुअल और इरोटिक स्कल्पचर के लिए भी माना जाता है, जो कि क्या सिंबलाइज करता है लव को, स्पिरिचुअल टीचिंग्स को, और डेली लाइफ्स के जो भी वर्क्स हैं उसके लिए ये सिंबलाइज करता है। और हाँ, देख लीजिए जैसे इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़रा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इस साल भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। कि हमने देखा है पैटर्न की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट वगैरह जो भी लेक्स वगैरह हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपके पिछले भी वीडियो में हमने पूरा डिटेल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, किसके लिए वो फेमस हैं, वो सारे के सारे हमने बता रखा है, तो आप पिछले वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच लेक इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। जो गोल्डन टेम्पल है वो किस लेक पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए अमृत सरोवर लेक, ऑप्शन बी गोल्डन लेक, ऑप्शन सी हरीक लेक, ऑप्शन डी सुखना लेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत सरोवर लेक। तो जो गोल्डन टेम्पल है वो अमृत सरोवर लेक पे लोकेटेड है, और ये जो टेम्पल है ये फाउंडेड किया गया था गुरु रामदास द्वारा, और जो इन्हें कंप्लीट किया गया था, इन्होंने जो गुरु अर्जन देव हैं इन्होंने कंप्लीट किया था, और ये कहाँ पे है, अमृतसर में है, पंजाब के।
और ये जो टेम्पल है ये एक सेक्रेड वाटर टैंक जिसे अमृत सरोवर कहते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग है फुल ऑफ नेक्टर, इसी से ये घिरा हुआ है। मतलब जो ये आपने देखा भी होगा इमेज में, जैसे ये सारा का सारा ये लेक है और बीच में क्या है, ऐसे टेम्पल है ये। तो जो ये सारा लेक है इसी को हम क्या कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। और इस गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन कह लें किसने रखा था, तो गुरु रामदास जी ने रखा था। और उसके बाद से ये पूरा कंप्लीट किसने करवाया था, तो गुरु अर्जन देव जी ने कंप्लीट करवाया था। तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि जो गुरु अर्जन देव जी थे वो कौन से नंबर के गुरु थे सिखिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2016 हु पार्टनर्ड विथ इसरो टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर प्रीडिसाइटिव पोलिसिंग। मतलब 2016 में इसरो के साथ कौन सी पुलिस ने पार्टनरशिप किया था प्रीडिसाइटिव पोलिसिंग को लेकर। तो ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी मुंबई पुलिस, ऑप्शन सी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस, ऑप्शन डी कोलकाता पुलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने इसरो के साथ मतलब पार्टनरशिप किया था प्रीडिसाइटिव पोलिसिंग के लिए। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो इन्होंने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था उसे कहते हैं क्राइम मैपिंग एनालिटिक एंड प्रीडिसाइटिव सिस्टम, सी मैप्स। इसको याद रखेंगे, कभी इस साल भी पूछ सकता है। तो ये असल में क्वेश्चन 2024 के जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उससे मिला हुआ है। तो 2024 में 2016 का पूछ रहा है तो 2025 में भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये असल में करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आ गया तो हमने इंक्लूड कर लिया है। और अगर अभी भी अगर हमारा यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए हम लेके आएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इन्वेंशन केम फर्स्ट। तो ये सीरीज आप कुछ दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा पहले आया। तो टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेलीटाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी इनमें से टेलीस्कोप आया। तो कब आया ये, 1608 में आया था। और ये किसके द्वारा मतलब पहली बार डेवलप किया गया था, हंस लेपर्सी के द्वारा, जो कि नीदरलैंड के थे। इन्होंने ये टेलीस्कोप डेवलप किया और इसको इम्प्रूव किया गैलीलियो गैली ने 1609 में। फिर उसके बाद से टेलीग्राफ आया 1830s या 1840s में, इसका एक्चुअल कोई डेट नहीं है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सैमुअल मॉर्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था। एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, और जो किस पे चलता था, मॉर्स कोड पे चलता था। 1837 में ये इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उसके बाद से आता है टेलीफोन, जो कि इन्वेंट किया गया था 1876 में। और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। और इन्होंने पेटेंट भी करा लिया था फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन के तहत। नेक्स्ट जो है ये टेलीटाइप है, ये इन्वेंट किया गया था 900s में, 90s में हम कह लें। और ये किस लिए यूज़ होता था, तो फॉर सेंडिंग टाइप मैसेज। अगर कुछ मैसेज हमें टाइप करके भेजना है या ऊपर किस पे, टेलीग्राफ लाइंस पे, या फिर कॉमर्शियल यूज़ अराउंड 1920s में यूज़ ये होता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन देख लेते हैं हम। एक्चुअल में देखेंगे कब और किसने और कौन सा इन्वेंशन किया, ये हम की पॉइंट इसके रिगार्डिंग उतना नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा। तो 1608 में टेलीस्कोप आया हंस लिपर्सी के द्वारा। 1714 में टाइपराइटर आया हेनरी मिल के द्वारा। 1769 में स्टीम इंजन आया जेम्स वाट के द्वारा। 1837 में टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ सैमुअल मॉर्स के द्वारा। 1876 में टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो कि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब था, इसे इन्वेंट किया गया थॉमस एडिसन के द्वारा। 1895 में एक्सरे का इन्वेंशन हुआ विल्हेल्म रॉन्गटिन के द्वारा। 1896 में रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन हुआ हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। 1903 में एरोप्लेन का, जो कि पावर्ड फ्लाइट था, मतलब एक इंजन के द्वारा ये चलाया जाता था, ये राइट ब्रदर्स के द्वारा इन्वेंट किया गया। 927 में टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ फिलो फ्रांसवर्थ के द्वारा। 1945 में एटॉमिक बम का इन्वेंशन हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, जो कि यूएस में चलाया गया था।
1969 में इंटरनेट, जो कि ARPANET शुरुआत में इस नाम से विख्यात था, इसका इन्वेंशन किया गया यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल के द्वारा बनाया गया, 4004 चिप, ये इस सीरीज का नाम है जो कि बनाया गया था। नेक्स्ट है 983 में मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हुआ, फर्स्ट मोबाइल फ़ोन, जो कि मार्टिन कूपर या फिर मोटोरोला के द्वारा बनाया गया था। 1919 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली की। और 2007 में स्मार्टफोन आया और सबसे पहला स्मार्टफोन एप्पल के द्वारा बनाया गया था, मतलब या फिर लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्ट फॉर्म वाज मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड विथ? जो मृणालिनी साराभाई हैं वो किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड थे? ए पट्टचित्र, बी तंजोर पेंटिंग, सी भरतनाट्यम, डी मधुबनी पेंटिंग। जो मृणालिनी साराभाई हैं वो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो ये एक रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, कोरियोग्राफर और ऑथर हैं, और इन्होंने भरतनाट्यम में स्पेशलाइजेशन किया था और कथकली में भी ट्रेंड की गई थी ये मृणालिनी साराभाई। और इन्होंने दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब फाउंडेशन किया था, कहाँ पे? अहमदाबाद में। और जो इंडियन क्लासिक डांस है इसको भी पॉपुलराइज करने के लिए ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले की इंटरनेशनली, और इनके द्वारा कुछ अवार्ड्स रिसीव किए गए हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो ये 3 अवार्ड हैं जो कि इन्हें मतलब इससे सम्मानित किया गया है। और जो पट्टचित्र है ये ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है उड़ीसा का। जो तंजोर पेंटिंग है ये क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल है, कहाँ का? तमिलनाडु का, नोन फॉर गोल्ड फॉयल वर्क, ये मतलब सोने के वर्क के लिए जाना जाता है। और जो मधुबनी पेंटिंग है एक मिथिला रीजन जो कि बिहार का है, वहाँ के लिए ये फेमस है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमॉस्फेयर? तो इनमें से कौन सा जो रेज है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है? तो ऑप्शन ए विजिबल लाइट, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरे। तो जो एक्सरे है ये मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का वहीं पे ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरे मतलब एटमॉस्फेयर को अर्थ के पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। और जो विजुअल लाइट है वो इजिली पेनिट्रेट कर देता है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी अपने सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट हैं या फिर दुनिया है जो भी है इन्वायरमेंट है उसे हम देख पाते हैं। अगर विजुअल लाइट भी ब्लॉक हो जाती तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं यूवी रेज ये पार्शली ब्लॉक कर दिए जाते हैं ओजोन की वजह से। और ज़्यादातर आपने सुना होगा कि यूवी रेज वगैरह जब बढ़ जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, कैंसर वगैरह की जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। और जो रेडियो वेव्स हैं ये भी पेनिट्रेट कर लेती है एटमॉस्फेयर को वेरी मतलब बहुत आसानी से, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। नहीं तो अगर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। जो वायरलेस या फिर जैसे आजकल जियो एयर फाइबर वगैरह चल रहा है ये सारे के सारे रेडियो वेव्स पे ही आधारित हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे अगर नीचे हम देखें, ये समझ लीजिए ये हमारा दुनिया है, मतलब ये हम जिस पे सतह पे रह रहे हैं ये अर्थ का मतलब सरफेस है। तो इसके 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर की जो रेंज है इसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर जो रहता है ये 15 से लेके -56 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और यहाँ पे हॉट एयर बलून, जो भी पैसेंजर फ्लाइट्स वगैरह हैं, मतलब सारी की सारी इसी स्फीयर में, इसी लेयर में चलाई जाती हैं। फिर इसके बाद से आता है स्ट्राटोस्फीयर, इसमें रेडियो साउंड यूज़ होता है और इसका जो रेंज है 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। और इसमें क्या होता है, जो पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद से फिर हम ऊपर जाएंगे तो फिर टेम्परेचर घटने लगता है। तो जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्राटोस्फीयर है इसमें टेम्परेचर
मतलब पहले तो ये ट्रोपोस्फीयर में कम होता है, फिर इसमें बढ़ता है और उसके बाद से घटता चला जाता है और फिर ऊपर फिर बढ़ता है, ये जो ऊपर का लेयर है। तो अभी देखते हैं हम जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें फिर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा जो कि माइनस 56.5 डिग्री सेल्सियस से लेके बढ़ जाएगा कहाँ पे, -2.5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद से मेसोस्फीयर आता है जो कि 40 से 50 का जो रेंज है वहाँ से लेके 80-90 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो भी लेंथ है वो कवर करता है मेसोस्फीयर। और इसमें फिर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो फिर घटता है 2.5 से लेके ये कहाँ तक जाता है, -80.5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद से आता है थर्मोस्फीयर और इसमें मेट्रॉइड्स वगैरह जो भी आते हैं यहाँ पे, रॉकेट्स वगैरह जो भी हैं सारे इसी लेयर में पड़े रहते हैं और इसमें मेट्रॉइड्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो थर्मोस्फीयर है ये 80 से लेके 800 किलोमीटर तक का रेंज जो है वो कवर करता है और इसमें जो टेम्परेचर रहता है फिर वो बढ़ने लगता है, -80.5 से लेके 12,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। और जो एक्सोस्फीयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर का, जिसमें स्पेसशिप वगैरह हो गए, सैटेलाइट वगैरह होते हैं, इसमें ये ऑर्बिट करते हैं और इसका जो रेंज है ये 800 से लेके 3000 किलोमीटर तक का रेंज है। और इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 12,000 डिग्री सेल्सियस 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसके बाद से हमारा सारा का सारा यूनिवर्स का जो अब आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल वाज। जो वनडे क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जब वनडे क्रिकेट मैच खेला था इंटरनेशनल तो उसमें पहले कप्तान कौन थे? तो ऑप्शन ए अजीत वाडेकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी सीके नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीत वाडेकर। तो जो अजीत वाडेकर जी थे वो पहले कप्तान थे पहले इंडियन क्रिकेट टीम जो कि वनडे इंटरनेशनल खेला था। और इन्होंने सबसे जो ओडीआई था उन्होंने लीड किया था 1947 में अगेंस्ट इंग्लैंड और इस टाइम जो था इंडिया इंग्लैंड से मैच हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2016 द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राई कलर ऑन द टालेस्ट फ्लैग पोस्ट एट। कहाँ पे? इन्होंने जैसे कह रहा है ये क्वेश्चन, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर थे 2016 में मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने सबसे बड़ा सबसे लंबा जो ट्राई कलर फ्लैग है मतलब भारत का तिरंगा है, इन्होंने कहाँ होस्ट किया था? तो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। तो रांची में इन्होंने सबसे 2016 का सबसे लार्जेस्ट ट्राई कलर फ्लैग मतलब फ्लैग पोस्ट मतलब होस्ट किया था इन्होंने। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था फ्लैग पोस्ट? मनोहर पर्रिकर जी के द्वारा। कब किया गया था? तो 23 जनवरी 2016 में इन्होंने ये फ्लैग पोस्ट को इनॉग्रेट किया गया था। और किस ओकेजन पे ये किया गया था? तो बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्थित बर्थ एनिवर्सरी थी। और ये लोकेशन कहाँ था? तो रांची के ये पहाड़ी मंदिर पे इस फ्लैग पोस्ट का इनॉग्रेशन किया गया था। और जो हाइट था जो फ्लैग पोस्ट का वो था अराउंड 293 फीट था, अप्रॉक्स 89.3 मीटर। और उस टाइम पे सबसे टालेस्ट था, सबसे लंबा फ्लैग पोस्ट था इंडिया का। और जो फ्लैग की साइज़ थी वो 66 फीट इंटू 99 फीट थी। तो ज़रा एक और हमें पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं, जो फ्लैग होता है इंडियन फ्लैग, इसका ज़रा आप लोग जो रेशियो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको कमेंट करके बताएंगे कि किस रेशियो में हमेशा इस फ्लैग को बनाया जाता है। एक फिक्स रेशियो कुछ डायमेंशन रखा गया है, उसी के बेसिस पे जो हमारा भारत का तिरंगा है इसे डिज़ाइन किया जाता है। इसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो ज़रा बताएंगे हमें आप लोग। और 2025 के मतलब एज ऑफ नाउ 2025 में जो सबसे लंबा इंडियन नेशनल फ्लैग है इसे कहाँ होस्ट किया गया है? अटारी वाघा बॉर्डर जो है अमृतसर पंजाब में, वहाँ पे होस्ट किया गया। किसके द्वारा ये होस्ट किया गया था? तो नितिन गडकरी जी और जो पंजाब के सीएम थे उनके द्वारा होस्ट किया गया था। और इसका हाइट कितना था? तो 418 फीट पे ये फ्लैग होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो एक बात को ध्यान रखेंगे, जो पिछला वीडियो था उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो जहाँ पे हमने ऑप्शन टिक करा दिया था नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन दे रखा था, तो बाय मिस्टेकली हमने नाइट्रस ऑक्साइड को टिक करा दिया था, उसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कॉपर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कॉपर डाइऑक्साइड नाम का कोई भी एक केमिकल कंपोजिशन नहीं पाया जाता है कहीं भी इस इंडस्ट्री में या नेचर में, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर डाइऑक्साइड। और जितने भी गैसेज हैं ये सारे के सारे किस टाइप के गैसेज हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मैस्केयर टेक प्लेस? जो जलियांवाला बाग मैस्केयर था वो किस फेस्टिवल के दिन घटित हुआ था? तो ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी गुरु नानक जयंती, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी होली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था वो बैसाखी के दिन ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और जो डेट था वो क्या था? 13 अप्रैल सन 1919, तो 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। और ये जो बैसाखी है एक मेजर फेस्टिवल है कि पंजाब में जो 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 भी क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसी के बाद ये बैसाखी का मतलब जो फेस्टिवल इसका आयोजन किया जाता है। और ये सिख जो कम्युनिटी है ये इस फेस्टिवल को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और इस दिन जो पीपल थे, मतलब आम नागरिक थे, वो जलियांवाला बाग में गैदर हुए थे, जो रॉलेट एक्ट था उसके विरुद्ध, मतलब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गोल्डन टेम्पल के पास अमृतसर में। तो इसी के बाद से जनरल रेगनाल्ड डायर जो है वो अपने ट्रूप्स के साथ आया और बिना इन्फॉर्म किए इन लोगों के ऊपर, जितने भी इंडियंस थे, जो भी पीपल थे वहाँ पे जलियांवाला बाग में, उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट करा दी। और सारे के सारे जो एग्जिट्स हैं, जो भी एंट्रेंस थे, सारे के सारे दरवाजे थे, उन्होंने वो जो जनरल डायर था वो इसको बंद करा दिया था पहले ही, कि कोई भी जो भी आदमी वहाँ पे हैं, जो भी लोग हैं वो भाग ना पाएँ। और ये बहुत ही ट्रेजिडिक इंसिडेंट है अपने हिस्ट्री में। हाँ, तो भारत के इतिहास में ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना है जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पे जुल्म ढाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस? तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी अन्ना कॉर्निकोवा, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी डॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉन। डॉन कोई भी एक किसी भी टाइप का एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो कुछ देख लेते हैं ऊपर के और भी ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे एड्स जो है एक ट्रोजन वायरस है जो कि फ्लॉपी डिस्क में फैल जाता था। कब फैलता था? ये उस टाइम 1980s में हुआ करता था। जो भी फ्लॉपी डिस्क है उसमें आपको स्प्रेड कर जाएगा बिना बताए। और ट्रोजन क्या करता है? वो कॉपी करते रहता है, जैसे फाइल वगैरह आपका चुराते रहेगा, एक ही फाइल का 2 कॉपी बना देगा। हाँ, तो इसे वो गलत यूज़ करता था। फिर उसके बाद से अन्ना कॉर्निकोवा जो वायरस है ये 2001 में स्प्रेड हुआ था। ये अटैचमेंट वगैरह के द्वारा आता था। जो भी पिक्चर वगैरह है कुछ जैसे कह रहा है कि शोइंग ए पिक्चर ऑफ अ टेनिस प्लेयर, ऐसे कुछ दिखाता था और वो उसी में अटैच रहता था। जब आप उसको ओपन करेंगे तो जो भी आपका सिस्टम है, फ़ोन है, उसमें ये फैल जाएगा। और जो ब्रेन नाम का वायरस है ये फर्स्ट IBM PC वायरस है और ये 1986 में 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स के द्वारा क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज। तो कह रहा है जो भारत में यूनियन टेरिटरी जो होती है, जो कि एक हिस्सा है भारत का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो भी यूटीज रहती हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा हेड की जाती हैं। और जो ये प्रावधान है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर या सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आर्टिकल 239 में है। इसमें क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ड्यूटीज एंड शैल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एवरी ड्यूटीज फॉर द सेम। हाँ, तो इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं टू गवर्न द या फिर टू एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो स्टेट हैं उसके जो हेड रहते हैं उन्हें हम गवर्नर कहते हैं। ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जयाकवाड़ी प्रोजेक्ट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, किस रिवर पे है? तो जो भी ये प्रोजेक्ट है जयाकवाड़ी, ये भारत का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये किस रिवर पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी रिवर पे है। तो गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जरा कमेंट करके बताएंगे कि जो गोदावरी रिवर है उसका दूसरा नाम क्या है। और ये किस, इसका ओरिजिनेशन प्लेस क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हाँ, तो ये जो जायकवाड़ी प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये गोदावरी रिवर पे बिल्ड किया गया है, जब कहाँ, पैथान टाउन में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और हाँ, रिवर वगैरह के बारे में भी हमने पहले जो वीडियो फर्स्ट लेक्चर उसमें बताया है। तो अगर आपको रिवर या डैम के बारे में जानना है अच्छे से तो पहले वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वगैरह देख लेते हैं। तो जो पहला है जायकवाड़ी प्रोजेक्ट, ये गोदावरी है, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। और ये किस टाइप का है? इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर टाइप का प्रोजेक्ट है। सेकंड, नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है ये कृष्णा रिवर पे है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ये भी इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए यूज होता है। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है या फिर डैम है, ये नर्मदा रिवर पे है, ये किस स्टेट में है? गुजरात स्टेट में है। और ये पर्पस क्या है इसका? इरिगेशन है, हाइड्रो पावर है और ड्रिंकिंग वाटर है। इंदिरा सागर कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश में, इरिगेशन और हाइड्रो पावर। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे है, उड़ीसा में, और इसका पर्पस क्या है? इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर। और जो रिहान डैम है वो रिहान नदी पे है, जो सोन की ट्रिब्यूटरी है वो उत्तर प्रदेश में है। इसका यूज़ क्या है, पर्पस क्या है? इरिगेशन और हाइड्रो पावर। और जो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है ये तुंगभद्रा रिवर पे है, कृष्णा नदी के। इसका लोकेशन जो स्टेट्स हैं वो कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। और इसका पर्पस क्या है? इरिगेशन और हाइड्रो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? तो लार्जेस्ट ग्लेशियर भारत में सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी सफात ग्लेशियर। तो कई बार होता है लोग गंगोत्री नाम देख के, जो कि ओरिजिनेट यहाँ से, गंगा जो नदी है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका नाम देख के समझ लेते हैं कि अगर गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की तो ग्लेशियर भी लंबा होगा। तो लोग गंगोत्री पे ट्रिक मार देते हैं, तो इसका थोड़ा खास ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर गंगोत्री नहीं, सियाचिन ग्लेशियर होगा। ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर इसका सही आंसर होगा, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है भारत में। और इसका लोकेशन कहाँ है? ये काराकोरम जो रेंज है उसके ईस्टर्न साइड पे लोकेट है, लद्दाख में। और ये आई थिंक अप्रोक्सीमेट 67 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है। और ये ट्राइजेक्शन जो है इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का वहाँ लोकेट करता है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत के कंट्रोल में है। और इसको ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में भारत ने चाइना से अपने अंडर में ले लिया था। मतलब पहले वहाँ पे चाइनीज़ जो ट्रूप्स थे वहाँ पे कंट्रोल किया करती थी, लेकिन इसके बाद से ऑपरेशन चलाया गया जो कि भारत का हिस्सा ही है, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद से इसको भारत ने, अपने आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। और ये सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड माना जाता है। मतलब जो ये मेघदूत यहाँ पे जो भी बैटलफील्ड है, यहाँ पे जो भी युद्ध की जो स्थिति है ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची है। तो जो जैसे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका लोकेशन है लद्दाख, 76 किलोमीटर की लेंथ अप्रोक्स है। हम 67 बता रहे थे, तो इसमें 10 किलोमीटर और जोड़ लीजिए लगभग। फिर उसके बाद से गंगोत्री है जो कि उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय जो है वहाँ से निकलती है। जो द्रांगद्रुंग ग्लेशियर है वो लद्दाख जंस्कर रेंज में है। और जो सफात ग्लेशियर है ये भी जम्मू कश्मीर में है, जंस्कर रेंज में। और ये 14 किलोमीटर लंबा है। और ये स्मॉलर ग्लेशियर इन कारगिल रीजन में है। और जो द्रांगद्रुंग ग्लेशियर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन लद्दाख आफ्टर वो जो सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट वुमेन्स स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक? तो ओलंपिक में महिलाओं के लिए इंट्रोड्यूस होने वाला सबसे पहला गेम क्या है या फिर स्पोर्ट क्या है? तो ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। तो जो गोल्फ है वो वुमेन्स के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाने वाला
स्पोर्ट है और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1900 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था। फिर उसके बाद से जिम्नास्टिक 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया एम्स्टर्डम ओलंपिक में। वॉलीबॉल 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया टोक्यो के ओलंपिक में। और बैडमिंटन जो है वो महिलाओं के लिए 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया बार्सिलोना के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम 1337 टू 1453 हु वर द मेन कॉम्बेटेंट्स इन द 100 ईयर्स ऑफ वॉर। मतलब जो 1337 से लेके 1453 तक जो युद्ध चला था, 100 वर्ष का युद्ध, उसमें मेन कॉम्बेटेंट मतलब लड़ाकू कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ फ्रांस। इसमें क्या ये सोच रहे थे, जो इंग्लैंड है वो फ्रांस के ऊपर कब्जा करना चाहता था, इसी की वजह से ये 100 वर्ष का युद्ध चला था। और इसमें एक युद्ध 100 वर्ष का लगातार नहीं चला था, छोटे छोटे युद्ध थे, वो कई सीरीज ऑफ युद्ध थे, वो ओवर 116 ईयर तक चले थे। और इसका जो सबसे फेमस बैटल है वो बैटल ऑफ अग्निकोट है, जो कि 1415 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसीडर्ड एज ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी एसिड। तो सबसे अगर जो 7 से नीचे रहेगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एसिड करेंगे। अगर 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल है, जो कि हम मानते हैं वाटर, और 7 से ऊपर है तो बेसिक है, जो कि अल्कलाइन में नेचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2013 द ह्यूमन लिवर वाज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल इन ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। तो 2013 में जो पहला ह्यूमन लीवर था वो स्टेम सेल के द्वारा जापान में ग्रो किया गया था। कहाँ पे? योकोहामा सिटी यूनिवर्सिटी में, जो कि डॉक्टर तकानोरी तकेबी के द्वारा ये जो स्टेम सेल से लीवर एक ग्रो किया गया था। तो ये बहुत ही बड़ा एक कह लें रिसर्च था, जिसमें ह्यूमन जो लीवर है ह्यूमन का, वो ट्रांसप्लांटेशन या फिर अलग जो भी सर्जरीज होती हैं उससे हम बच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बूम जीसस लोकेटेड? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। जो बेसिलिका ऑफ बूम जीसस है ये गोवा शहर में या फिर राज्य में लोकेटेड है। और इसे कब बनाया गया था? तो 1605 में बनाया गया था पोर्टुगीज रूलर के द्वारा। और ये किसके लिए जाना जाता है? बोरक्यू आर्किटेक्चर के लिए ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम? तो कैल्शियम का रिच सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है चीज, ऑप्शन बी है कोलार्ड ग्रीन्स, ऑप्शन सी है फिक्स, और ऑप्शन डी है कैरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरेट। जो कैरेट है वो विटामिन ए का रिच सोर्स है, ना कि कैल्शियम का। और जो फिक्स है जिसे हम अंजीर कहते हैं, तो इसमें थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में मिल जाता है। जो कोलार्ड ग्रीन है इसमें बहुत ही मिनिमल कैल्शियम मिलता है। और जो चीज़ है या पनीर है इसमें कैल्शियम ही कैल्शियम रहता है। तो ये तीनों क्या है? रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, मतलब सोर्स ऑफ कैल्शियम है। और जो कैरेट है ये सोर्स ऑफ विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए नोबल लॉरिएट? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो सबसे पहले इस उपाधि से सम्मानित होने वाले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और इन्हें 1914 में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसके लिए? इन्हीं की जो एक किताब थी गीतांजलि, इन्हीं के लिए इनको इस वर्ष 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जो गीतांजलि है क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, कविताओं की एक कलेक्शन है गीतांजलि। जैसे यहाँ पे टेबल बना हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए मिला था 1913 में। महात्मा गांधी जी को अभी तक कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। सीवी रमन जी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। मदर टेरेसा जी को पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में। और ये इंडियन थी लेकिन अल्बेनिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बॉर्न शिवा आयादुरई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ
तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो शिवा आयादुरई थे वो इनमें से किस इन्वेंशन से एसोसिएटेड हैं, मतलब साझेदार हैं या फिर मिले हुए हैं। तो ऑप्शन ए ईमेल है, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है माउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईमेल। तो जो शिवा आयादुरई हैं वो ईमेल से एसोसिएटेड हैं, ईमेल के इन्वेंशन से। और जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है इन्हीं के द्वारा ये इन्वेंट किया गया है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी। कब किया गया था? ये 1978 में किया गया था और इन्होंने 14 वर्ष के एज में ही ये प्रोग्राम डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, ऑप्शन सी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट्स, और लास्ट ऑप्शन जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो भी प्लांट्स का ग्रोथ होता है उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं और इसे ग्रेविट्रॉपिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो जिसका मतलब है ग्रेविटी के मतलब रिस्पेक्ट में ये ग्रोथ हो रहा है। जो रूट्स हैं उसका ग्रोथ डाउनवर्ड होता है ग्रेविटी के, और तो इसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो सूट वगैरह हैं इनका ग्रो अपवर्ड होता है जो कि अगेंस्ट है ग्रेविटी के, इसके वजह से इसे हम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो जैसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, ये किसके रिस्पॉन्स में ग्रोथ करेगा? सनलाइट के। जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है ये वाटर के रिस्पॉन्स में ग्रोथ करेगा, और जो कीमोट्रॉपिज्म है ये केमिकल या न्यूट्रिएंट्स के रिस्पॉन्स में ग्रोथ करेगा प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 831 इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अवेलेबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनेमो। तो ये जो ऑप्शंस हैं जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलिस नार्डो वोल्टा, माइकल फराडे, थॉमस एडिसन। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायनेमो का जो इन्वेंशन था वो 1831 में किसके द्वारा किया गया था, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आसान हो गई थी यूज़ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकल फराडे। तो माइकल फराडे ने डायनेमो का इन्वेंशन किया था 1831 में, और इसी के बाद से फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया गया था जो कि कैपेबल था एक स्टेडी करंट को प्रोड्यूस करने में। जैसे ऐसे कुछ दो मैग्नेट्स हैं लगा के, और यहाँ पे कॉपर का एक वायरिंग मतलब लगा के इसको रोटेट कराया जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते थे, और जो क्या जिसकी वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टेडी करंट का प्रोडक्शन होता था। और जैसे कुछ इन्वेंटर हैं जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपेरिमेंट की थी, काइट एक्सपेरिमेंट, उसके लिए फेमस हैं। एलिसनार्डो वोल्टा जो है, इन्हें वोल्टाइक पाइल जो अर्लियर पुरानी ज़माने की बैटरी थी उनको इन्वेंट किया था। और जो थॉमस एडिसन है ये लाइट बल्ब या फिर फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलरेशन ऑफ ब्रास। मतलब जो ब्रास का जो डिसकलर हो जाता है, मतलब ग्रेस टाइप का कलर जो बन जाता है, ब्लैकिश टाइप का, वो किसके वजह से होता है एयर में? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जो H2S गैस है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो डिकलरेशन है ऑफ ब्रास के लिए। जो ब्रास है ये एक एलॉय है, किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ एक एलॉय है। और जो ये रिएक्शन होता है एयर से, जो गैसेज हैं जैसे ये कॉपर है, ब्रास, और जो एटमॉस्फेयर में H2S गैस प्रेजेंट है, इससे मिलके वो क्या बना लेती है? कॉपर सल्फाइड बना लेती है, और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। और यही जो कॉपर सल्फेट ऊपर, जैसे ये ब्रास का कुछ भी है तो ऊपर बनता है कॉपर सल्फेट की लेयर, यही ब्लैकिश टाइप की या फिर ब्राउनिश टाइप की बन जाती है, तो यही डिसकलर हो जाता है जो ओरिजिनल ब्रास का कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर। तो ये किस स्क्रिप्चर से लिया गया है जो ये सत्यमेव जयते का मोटो है? हाँ, तो ऑप्शन ए दे रखा है ऋग्वेदा, ऑप्शन बी दे रखा है मुंडका उपनिषद, ऑप्शन सी है भागवत गीता, और ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडका उपनिषद।
अथर्ववेद के मुंडका उपनिषद से ये सत्यमेव जयते का मोटो लिया गया है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के उसका जो मोटो है और वो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। जो इंडियन आर्मी है इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब क्या है, ड्यूटी कम्स बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। और ये एथिकल और एक फिलोसॉफिकल मतलब मीनिंग से ये मॉडर्न आइडियल है, इससे लिया गया है। और जो इंडियन नेवी है उसका है सामनो वरुणा, और ये इसका मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, और ये तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभ स्पृशम दीप्तम टच द स्काई विथ ग्लोरी, और ये भागवत गीता से लिया गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मोटो है वो सेवा परमो धर्म, ये मीनिंग है इसका सर्विस इज द हाईएस्ट ड्यूटी, और ये कहाँ से लिया गया है, महाभारत और उपनिषद आइडल से लिया गया है। जो IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका मोटो है वीरता और विवेक, वैल्योर एंड विजडम, और ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया से लिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसका मोटो है व्यम रक्षम, वी प्रोटेक्ट, और ये संस्कृत से किसी वैदिक ड्यूटी थॉट से इंस्पायर होकर ये वर्ड या फिर ये मोटो लिया गया है। जो इसरो का मोटो है वो है योग कर्मसु कौशलम, योगा इज एक्सेलेंस इन एक्शन, और ये भागवत गीता से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उनका मोटो है, जो भी कहाँ से लिया गया है और इसको याद कर लेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। विच टाइप ऑफ सॉयल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन ए एलुवियल सॉयल, ऑप्शन बी येलो सॉयल, थर्ड जो है ब्लैक सॉयल, और फोर्थ जो है रेड सॉयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी, या फिर कह लें या थर्ड कह लें ब्लैक सॉयल। तो जो सारा ये डेक्कन प्लेटू है ये वाला रीजन, ये सारा का सारा क्या है, ब्लैक सॉयल से भरा पड़ा है, और इसे कॉटन सॉयल या फिर रिगर सॉयल भी कहते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया होता है कॉटन के ग्रोथ के लिए, ऑयल सीड ग्रोथ के लिए, सीरियल्स या पल्सेस के ग्रोथ के लिए। और ये क्ले, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। और कुछ चलिए देख लेते हैं प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। तो जो सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का वो डेक्कन प्लेट्यू है। और उसके बाद से लगभग 7 प्लेट्यू मेजर प्लेट्यूज हैं भारत में, और भी तो प्लेट्यू हैं लेकिन 7 मेजर प्लेट्यू लिए गए हैं। जैसे कुछ मेजर प्लेट्यूज का नाम देख लेते हैं, मारवाड़ प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड अपलैंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू। तो ये मैप है, जैसे ये शिलोंग प्लेट्यू है, छोटा नागपुर ये है, बाघेलखंड, बुंदेलखंड, मारवाड़, मालवा, और ये सारा का सारा रीजन क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। और ये दनकरियन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, और भी सारे प्लेट्यूज हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेट्यूज इन इंडिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंगडम वाज कॉल्ड चेरी बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस किंगडम को अचेरी कहा गया था। तो ऑप्शन ए है किंगडम ऑफ झांसी, ऑप्शन बी है किंगडम ऑफ ग्वालियर, ऑप्शन सी है किंगडम ऑफ अवध, और ऑप्शन डी है किंगडम ऑफ विजयनगर। तो किंगडम ऑफ अवध को इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था, अचेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। मतलब उस टाइम जब ये इनका रूल था 1848 से लेके 1856 में, तो ये किंगडम था, इसके अंदर यूनिटी नहीं थी, ये अंदर ही अंदर टूट रहा था धीरे धीरे। तो इसी की वजह से जो लॉर्ड डलहौजी है उसने कहा ये चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। और ये कब कहा गया था, तो 1856 में कहा गया था, और उसी के बाद से ये एनेक्स कर लिया गया। मतलब इसे मिस गवर्नेंस की वजह से इसे भारत वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। और जो इसके लास्ट नवाब थे इस किंगडम के, वो वाजिद अली शाह थे। और इसका सबसे मेन कारण जो है एनेक्सेशन का, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 है।
तो जो झांसी है उसको एनेक्स किया था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स इन के तहत 1854 में, और जो ग्वालियर है एनेक्स किया गया था उसको, लेकिन फिर वो सिंधिया रूलर के लिए वो फिर से दोबारा रिस्टोर कर दिया गया था 1857 में। और जो विजयनगर एम्पायर है वो पहले ही टूट चुका था अप्रॉक्स 16 या 17 सेंचुरीज में। और एक बात और थोड़ा ध्यान रखेंगे, विजयनगर एम्पायर आ गया है तो विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये फाउंड किया गया था हरिहर फर्स्ट और बुक्का राया फर्स्ट के द्वारा। और ये किसके फ्यूडेटरी थे? ये ककातिया डायनेस्टी के या फिर किंगडम के फ्यूडेटरी थे। और जो विजयनगर एम्पायर है उसका कैपिटल क्या था? विजयनगर था। आज के ज़माना में जो हम्पी वाली जगह है कर्नाटक में, उसी को हम पहले विजयनगर के नाम से जानते थे। और जो ये विजयनगर जो हम्पी है ये क्या है? आज के डेट में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आज के इस वीडियो में एक बोनस टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो जैसे इसमें महाजनपदा के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, जो कि 16 मेजर स्टेट से मिलके महाजनपद बना था। कब बना था? ये लेटर वैदिक पीरियड से लेके अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड तक ये चला था। तो जो पहला महाजनपद है उसका कैपिटल चंपा था, बिहार के चंपारण वाले रीजन का। मगध जो था उसका कैपिटल राजगृह या पाटलिपुत्र था, बिहार वाले रीजन में, जो आज के टाइम पे जो पाटलिपुत्र वगैरह जो रीजन है। जो वज्जी महाजनपद थी उसकी कैपिटल वैशाली थी, बिहार में ही ये भी सिचुएटेड था। जो मल्ल डायनेस्टी है उसका कैपिटल था कुशीनारा पावा, जो ईस्टर्न यूपी वाला कुशीनगर या फिर देवरिया वाला जो एरिया है वो मल्ल डायनेस्टी रूल किया करती थी। जो काशी महाजनपद है वो वाराणसी वाला रीजन है यूपी का, उसका कैपिटल भी वाराणसी ही था। जो कोसला है वो श्रावस्ती कैपिटल था महाजनपद का, वो भी ईस्टर्न यूपी में ही लगता था। जो वत्स महाजनपद है उसका भी कैपिटल कौशाम्बी था, उत्तर प्रदेश के में ये एरिया जो कौशाम्बी वाला एरिया है वही वत्स डायनेस्टी वहाँ पे महाजनपद रूल करती थी। जो कुरुक्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर इसका कैपिटल हुआ करता था। दिल्ली और वेस्टर्न यूपी का जो प्रेजेंट टाइम पे रीजन है वो। 9th वाला जो है वो पंचाल महाजनपद है, इसका कैपिटल अचित्र और कंपिल्या है। इसका जो प्रेजेंट टाइम पे एरिया है वो वेस्टर्न यूपी वाला जो एरिया है वही पंचाल हुआ करता था। और जो मत्स्य महाजनपद है इसका कैपिटल था विराटनगर, जो राजस्थान के एरिया है उसे कहते थे। जो सूरसेना जो महाजनपद था वो मथुरा वाला एरिया है यूपी का, उसे कहते थे, और इसका कैपिटल भी मथुरा ही था। जो चेदी डायनेस्टी है उसका कैपिटल था सुक्तिमती, और ये मध्य प्रदेश के रीजन में हुआ करता था। और जो अवंती है इसका कैपिटल उज्जैन है, माहिष्मती, और प्रेजेंट टाइम पे ये मध्य प्रदेश में है। और अस्मा का जो महाजनपद है इसका कैपिटल पुटाना या पौडाना है, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला रीजन में हुआ करता था पहले। और जो गांधार रीजन है उसका कैपिटल था तक्षशिला, और ये प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वही हुआ करता था। और जो लास्ट है 16 जो महाजनपद है उसका नाम था कंबोज, और इसका कैपिटल था राजपुरा। और जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वही वाला रीजन इसे राजपुरा के नाम से जाना मतलब कैपिटल था, और वो कंबोज महाजनपद पूरा वो आता था। और इसमें से कुछ मोनार्क्स टाइप के महाजनपद थे, जैसे मगध हो गया, कोसला हो गया, और कुछ थे रिपब्लिक मतलब गणराज्य टाइप के जिसमें इलेक्ट किए जाते थे रूलर, वो वज्जी और मल्ला हो गया। और जो मगध डायनेस्टी था वो मोस्ट पावरफुल मतलब जनपद के रूप में उभर के आया था, और यहीं से ही फर्स्ट एम्पायर की स्थापना की गई थी, जो कौन सा था? मौर्य एम्पायर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और जो भी पहले भी लेक्चर्स चले हैं वो सारे के सारे उनका जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जो कि एक पॉजिटिव हम कह लें फीडबैक देता है हमें, एक नया मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है और सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने के लिए। और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल का ग्रोथ हो, जिसकी वजह से और भी हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ, स्टडी मटेरियल लेके आएँ, और जो भी
आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मतलब कम समय में ज़्यादा तैयारी, इस पे फोकस करके आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज़ में, और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ या फिर स्टडी ग्रुप में, किसी भी एक स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।